गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। अप्रैल का करंट अफेयर्स अपन डिस्कस कर रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे, है ना। 80 क्वेश्चंस हो गए थे, 80 के आगे आज स्टार्ट करना है। बट बिफोर वी बिगन, एक मिनट, अभी शायद और लोग जुड़े नहीं है क्या? ओके ओके। बिफोर वी बिगिन, जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस कर रखे थे, एक बार उनको देख लेते हैं। जैसे इसका आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन करा हुआ है, इंडिया द रोड टू रेनासा, अ विजन एंड एन एजेंडा। ये किताब किसने लिखी है? बुक्स एंड ऑथर हमेशा से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके एग्जाम में, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडिया द रोड टू रेनासा, अ विजन एंड एन एजेंडा। तो ये किताब किसने लिखी? हरदीप पुरी, निरुपम सेन, भीमेश्वर चल्दा, या आपका प्रकाश शाह। चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी, इसका जो आंसर था, इसका आंसर था भीमेश्वर चल्ला। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 72। रिसेंटली 2024 ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? इसका क्या आंसर होगा? ओके, इसका करेक्ट आंसर था, ये जो आपकी ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस है, ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुई है सर? आपकी बार्सिलोना, स्पेन में। ठीक है, चलो यहां तक के क्वेश्चन हम कर चुके थे 72 तक। ओ सॉरी, 80 तक कर चुके थे ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली ऑन 19 अप्रैल 2024? चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर कौन सा था? आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका कानून कब पास हुआ था? आईआरडीए एक्ट 1999, है ना। ना ध्यान रखेंगे। चलो, तो यहां तक हो गया था। इसके आगे आज बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या कह रहा है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड इंडियाज बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक ऑन इट्स हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग? दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक इंडिया में लगाई गई है, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हेडक्वार्टर पे लगाई गई है। तो क्वेश्चन यही है सर, वो हेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है जिसके हेडक्वार्टर पर ये क्लाइमेट क्लॉक लगाई गई है? हाँ जी, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के।
हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सर आपका? CSIR। इंडिया की जो बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक है वो कहाँ पर लगाई गई है सर आपका? CSIR में, इसको ध्यान रखेंगे। CSIR में। अच्छा सर, अब पहला सवाल आता है कि क्लाइमेट क्लॉक का मतलब क्या है, ठीक है? एक मिनट बस मैं कमेंट्स आपके देख लूं। ओके, चलो। हम्म। इसमें पहला सवाल आता है सर, ये क्लाइमेट क्लॉक का मतलब क्या है? देखो, हमारा टेम्परेचर अर्थ का 1 डिग्री तो राइज कर चुका है। जो एवरेज टेम्परेचर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले से कंपेयर करें तो उसका जो राइज है वो 1 डिग्री हो चुका है। 1 डिग्री में ही काफी कुछ हम डिफरेंस देख चुके हैं, क्लाइमेट चेंज किस हद तक हो चुका है। ये साल तो खास तौर से लोगों को याद रहेगा कि जो हीट लेवल है, गर्मी का लेवल है, अपनी लिमिट सारी क्रॉस कर चुका है। और अफसोस की बात यह है कि इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड अगले साल इससे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। लेकिन अभी भी कोशिश की जा रही है कि इसको 1.5 डिग्री होने से रोक दिया जाए, क्योंकि 1.5 डिग्री पे पहुंचेगा तो और ज्यादा तबाही मचेगी। तो एक क्लॉक बनाई गई है, क्लाइमेट क्लॉक। उसका पर्पज ही यही है कि वो टाइम दिखाती रहती कि भाई 1.5 डिग्री होने में इतना टाइम रह गया है, ताकि हम क्या है, क्योंकि अभी जो हमारे एमिशन लेवल है उसके हिसाब से कैलकुलेटेड है कि इतने दिनों में आपका टेम्परेचर 1.5 डिग्री हो जाएगा। तो वो एक रिमाइंडर की तरह काम करती है कि आप जल्दी से क्लाइमेट चेंज के लिए काम करें, अदरवाइज ये टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता रहेगा और जो दिन है वो हमारे पास कम होते जा रहे हैं। कि अब इतने दिन रह गए कि आपका टेम्परेचर यहाँ पहुंच जाएगा, अब इतने दिन रह गए आपका टेम्परेचर यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये आपका कंटिन्यूअस साइकिल चल रही है। तो उसी को सिग्निफाई करने के लिए क्लाइमेट क्लॉक बनाई गई है। अब ये साइज में सबसे बड़ी है तो इसको कह रहे हैं बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक। तो जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके हेडक्वार्टर पर इसको इंस्टॉल किया गया है। ठीक है। एम इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड टू मेक पीपल एनर्जी लिटरेट। ठीक है, चलो। तो अभी तक अगर हम देखें, अब वैसे 1 से भी आगे बढ़ चुके हैं हम। अभी हमारा जो कल करंट क्लाइमेट टेम्परेचर बताया जा रहा है दैट इज 1.295, यानी 1.5 से थोड़ा ही दूर रह गए हैं। और प्रैक्टिकली अगर आप इसको समझे तो 1.5 हो ही जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब से एक दूसरे के ऊपर बस एलिगेशन हो रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोपण तू कर भाई तू कर, ये जब तक चलता रहेगा तब तक वो 1.5 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 81। कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब हैज वॉन देयर फर्स्ट बुंदेसलीगा टाइटल? ठीक है, इनमें से किसने ये पहला टाइटल जीता है, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब हैज वॉन देयर फर्स्ट बुंदेसलीगा टाइटल? देखो, इस टाइटल की बात करें तो ये जीता है आपका बेयर लिवरकुसेन। ठीक है, बेयर लिवरकुसेन ने जीता है। दीज आर द 13 क्लब टू बी क्राउन चैंप। ये मतलब ये जो आपका टाइटल है बुंदेसलीगा टाइटल, ये कहाँ का है सर? जर्मनी का है। ठीक है, फुटबॉल की फील्ड में। तो ये पहली बार इसको जीते हैं। इससे पहले जो बेयर म्यूनिक है वो 32 टाइटल्स जीत चुके हैं। तो इनका जो है बेयर लिवरकुसेन का ये फर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 83। Recently, researchers at which of the following institutes have designed a sustainable hydrogel to remove microplastics from water? Researchers at which of the following institutes have designed a sustainable hydrogel to remove microplastics from water? बताइए। करंट अफेयर्स के लिए देखो, अगर इसमें नहीं मिल रहा है
तो यूट्यूब में चले आना, यूट्यूब में लेक्चर अपलोड हो रहा है, वहां पर भी लिंक मिल जाएगा। उसमें भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना 9990784642, मैं प्रोवाइड कर दूंगा करंट अफेयर्स, ठीक है। अदरवाइज तो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मिल जाता है। तो which of the following institutes have designed a sustainable hydrogel to remove microplastics from water? माइक्रोप्लास्टिक्स मतलब वो जो छोटे छोटे साइज के प्लास्टिक्स होते हैं, मतलब एक तो हो गया बड़ा सा, मान लो कोई प्लास्टिक का पोर्शन, धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, 0.5 mm से छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, फिर वो कहलाते हैं आपके माइक्रोप्लास्टिक्स। उनको फिल्टर आउट करना काफी मुश्किल होता है, और यही माइक्रोप्लास्टिक्स कभी मरीन लाइफ में इनटेक हो जाते हैं। मान लो कोई मछली वगैरह है, वो उसको खा जाएगी तो वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो इनडायरेक्टली हमारे क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाते हैं ये आपका माइक्रोप्लास्टिक्स। अब इनको आसान का मतलब इतना फिल्टर आउट करना भी आसान नहीं है, क्योंकि इतने छोटे साइज के होते हैं, आप उसे कैसे पकड़ोगे। तो उसके लिए एक हाइड्रोजेल बनाया गया, ठीक है। अब वो सवाल ये है कि माइक्रोप्लास्टिक्स को वाटर से निकालने के लिए जो हाइड्रोजेल बनाया है वो किसने बनाया? बीएचयू ने बनाया है, गुवाहाटी ने बनाया है, मद्रास ने बनाया है, या आपका बेंगलुरु ने बनाया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज इट इज आईआईएससी बेंगलुरु। अब ये सर हाइड्रोजेल है क्या सर? ये एक तीन लेयर, कई लेयर से मिलकर बनता है, हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स। हाइड्रोफोबिक्स मतलब ऐसे पॉलीमर्स जो पानी को रिपेल करते हैं ना, पानी को वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो इसमें सिंपल प्रोसेस ये होगा, ये आपका हाइड्रोजेल होगा, है ना, आपका ये प्लास्टिक्स आएगा, फिर ये माइक्रोप्लास्टिक को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और माइक्रोप्लास्टिक जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इस पे जब सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट उसको क्या कर देगी? डिग्रेड कर देगी। ये कंसेप्ट है ना, ऐसा भी नहीं वो निकाल के उसे कहीं और शिफ्ट कर देंगे, सीधा सीधा है। ये हाइड्रोजेल जितना भी प्लास्टिक है, माइक्रोप्लास्टिक, उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर उस पर सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट सारे माइक्रोप्लास्टिक को क्या करेगी? डिग्रेड कर देगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट किसने दिया है? आईआईएससी बेंगलुरु ने दिया। इट इज डिजाइन्ड बाय द रिसर्चर्स, हैज अ unique intertwined polymer network that can bind the contaminants and degrade them using UV light radiation, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज कोलैबोरेटेड विद इसरो, ठीक है। Which of the following ministries has collaborated with ISRO to launch VSAT, very small aperture terminal stations on a pilot basis, ठीक है। Which of the following ministries has collaborated with ISRO to launch VSAT, very small aperture terminal stations on a pilot basis? इसका आंसर दीजिए। गुड इवनिंग मार्शल जी। ए बी, ए बी। Which of the following ministries has collaborated with ISRO to launch VSAT, very small aperture terminal stations on a pilot basis? करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देखो इसरो काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब देखो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा होगा वो ट्राइबल एरियाज के लिए लॉन्च हो रहा होगा। तो ये क्या बना रहे हैं सर? वीसेट बना रहे हैं, वीसेट स्टेशन, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ठीक है। ये वीसेट स्टेशन का काम क्या होगा? जैसे बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं, ट्राइबल विलेजेस हैं, जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, वायर कनेक्शन पहुंचाने में खर्चा बहुत ज्यादा आता है ना। तो उसके लिए सरकार क्या बना रही है? वहां पर स्टेशन बनाएगी, यानी उस गांव में ये सिस्टम रखा होगा, सिस्टम का एक इंडोर यूनिट, मान लो जैसे आप लोग वाईफाई वगैरह अगर यूज करते हो
तो उसका एक इंडोर यूनिट होता है, मॉडेम वगैरह वो रखा होगा। फिर उसके बाद जैसे पहले क्या होते थे, छतरी लगती थी, है ना, अंटीना लगते थे, तो उसी तरह से उस घर में एक क्या लगेगा, आउटडोर यूनिट लगेगा। फिर ये कनेक्ट होगा एक सैटेलाइट से, और ये सैटेलाइट कनेक्ट होगा एक हब स्टेशन से, ठीक है। यही स्टेशन क्रिएट किया जाएगा, है ना। ये स्टेशन होगा एक गांव के आसपास। फिर जो भी गांव को इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए होगी, वो इस हब स्टेशन से मिलेगी, इस सैटेलाइट के जरिए, ठीक है। तो ये हब स्टेशन से आपका जो गांव का इंटरनेट है वो कनेक्ट होगा, तो वो उनको भी ग्लोबल विलेज में कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। यानी वायर्ड कनेक्शन पहुंचाने में खर्चा ज्यादा आता है, इसमें खर्चा आपका कम रहेगा। इसीलिए ये एक ज्यादा इफेक्टिव मेथड देखा जा रहा है टू कनेक्ट द ट्राइबल विलेजेस। तो आपका एमपी वगैरह के जो ट्राइबल विलेजेस हैं, उस पे ये पायलट प्रोजेक्ट पे भी लगाया जाएगा। फिर अगर ये सक्सेसफुल होता है, फिर आगे और ऐसे रिमोट एरियाज जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर इसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है सर। तो दैट इज द वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो ये इसरो किसके साथ मिलके कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलके कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। हु अमंग द फॉलोइंग has authored a book Heavenly Islands of Goa? रोमिला थापर, श्रीधरन पिल्लई, प्रोफेसर रमन मित्तल या रामचंद्र गुहा। चार ऑप्शन दिए सर आपको, रोमिला थापर, श्रीधरन पिल्लई, प्रोफेसर रमन मित्तल या रामचंद्र गुहा, ठीक है। चार ऑप्शन दिए आपको, बताना है हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड अ बुक हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। बताइए जरा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Heavenly Islands of Goa. Who among the following is the author of the book titled Heavenly Islands of Goa? करेक्ट आंसर इज श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। श्रीधरन पिल्लई इज द करेक्ट आंसर। वो आपके गवर्नर की गोवा है, ठीक है, सॉरी गोवा के गवर्नर है। तो उन्होंने गोवा को देखा, उसके बारे में जाना, तो उन्होंने सोचा लिख भी देते हैं, अच्छा लगा देखकर। तो ये किताब श्रीधरन पिल्लई जी जो गोवा के गवर्नर है उन्होंने लिखी है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 85। आगे आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 86 पे। As per recently released report titled Trends in World Military Expenditure 2023, India has been ranked at which of the following position in military expenditure globally? According to the, as per the recently released report titled Trends in World Military Expenditure 2023, Trends in Military Expenditure 2023, India has been ranked at which of the following position in military expenditure globally? India has been ranked at which of the following position in military expenditure globally? Third, fourth, fifth, sixth. चार ऑप्शन दिए गए सर आपको। As per the recently released report titled Trends in World Military Expenditure 2023, India has been ranked at which of the following position in military expenditure globally? बताइए। देखो ये तो हमने देख लिया था सर कि इंपोर्ट में तो अपन सबसे आगे हैं ही। अब ये रिपोर्ट बात करती है कि खर्चा कौन मिलिट्री पे ज्यादा कर रहा है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। और ये सारी जो रिपोर्ट है कि कौन कितना इंपोर्ट कर रहा है, कौन कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन कितना डिफेंस में एक्सपेंडिचर कर रहा है,
ये सारी रिपोर्ट एक ही इंस्टीट्यूशन आप देखना पब्लिश करते हुए मिलेगी, सिपरी। ठीक है, तो डिफेंस से रिलेटेड आप जनरली देखना इंपोर्ट एक्सपोर्ट खर्चे वाली जो रिपोर्ट है वो सिपरी देता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारी रिपोर्ट यही पब्लिश करते हैं। तो इनके हिसाब से अगर इंडिया की रैंक देखें, इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज द 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर ग्लोबली। तो दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री पे खर्च करने वाली 4th कंट्री इंडिया है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो बाकी की 3 कौन सी हैं, आप अंदाजा लगा ही सकते हो सर कौन सी 3 होंगी। नंबर 1 पे यूएस है, देन चाइना है, देन रशिया है। इन 3 के बाद अगला जो चौथा कंट्री है जो मिलिट्री पे सबसे ज्यादा खर्चा करता है, दैट इज इंडिया। ठीक है, चलिए, तो दैट इज द मिलिट्री एक्सपेंडिचर रैंक। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, who among the following has been honored with Laureus World Sportsman of the Year 2024 award? Who among the following has been honored with the Laureus World Sportsman of the Year 2024 award? स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल एज इट इज याद रखने होते हैं, आते एग्जाम में तो सर डायरेक्ट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए ऑनलाइन क्लास की यही खूबसूरती होती है, आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं लाइव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा ही, प्लस इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, आप बिंदास वहां से उसको देखिए। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड? ये मिला है सर आपका नोवाक जोकोविक को। ठीक है सर, ये अवार्ड किसको मिला है? नोवाक जोकोविक। आज क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, आज थोड़े बस फैक्चुअल सवाल हैं, 10 सवाल करके अपन खत्म कर देंगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, recently which of the following organization has launched patient safety rights charter? Which of the following organization has launched patient safety rights charter? बताइए सर किसने लॉन्च किया? आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ, यूएनडीपी या फिर वर्ल्ड बैंक? Which of the following organization has launched patient safety rights charter? आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक? पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर क्या है सर? इट बेसिकली डील्स विद कि भाई आपका जो पेशेंट है ना, उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। डॉक्टर्स के भी अपने अधिकार होते हैं, तो उसी तरह से पेशेंट्स के भी अपने अधिकार होते हैं कि आप उनको गलत दवा नहीं बता सकते, गलत मिसगाइड नहीं कर सकते, आप उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते। जैसे जनरली कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि भले ही छोटी बीमारी हो बट टेस्ट हैवी हैवी लिखवा दिए जाते हैं, है ना, तो वो क्या है, एक तरीके का आपका एक्सप्लॉइटेशन है। तो वो एक्सप्लॉइटेशन से बचा जाए तो उसके लिए एक चार्टर बनाया गया। चार्टर क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो पेशेंट की सेफ्टी से रिलेटेड एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं। तो वो एक किसने बनाए हैं? तो ये सर ग्लोबली बनाए गए हैं। तो ग्लोबली बनाए गए होंगे तो कौन बनाएगा? डब्ल्यूएचओ। जल्दी से कमेंट करके बताइए डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? ठीक है, तो ये जो आपका रिपोर्ट बनाई है किसने बनाई है? डब्ल्यूएचओ ने बनाई है। लास्ट ईयर देखो उधर पूछ भी लिया था डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर। ठीक है, चलिए, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 88। तो 10 यहाँ पर आपका पेशेंट सेफ्टी राइट्स रखे हैं, जैसे टाइमली इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट केयर दो, सेफ हेल्थ केयर प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस। तो बाकी ये सारी जो 10 है ये एक बार आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, है ना। लेकिन मेन चीज क्या है ये ध्यान रखना, इसको बनाया किसने? इट हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय डब्ल्यूएचओ एंड डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। Recently, which of the following organization has released a report titled Women, Business and the Law 2024? बताइए, which of the following organization has released a report titled Women, Business and the Law 2024? ADB, World Bank, WEF या फिर IMF?
बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024? करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश की है किसने करी है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने पब्लिश की है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर देख लेना। तो ये जो रिपोर्ट है ये क्या बताती है? It in its indexes align areas of the law and public policy instruments with the economic decisions that women make throughout their lives and careers, identify where in what areas women continue to face hurdles. ठीक है, विमेन, बिजनेस एंड लॉ, यानी जो विमेन है वो बिजनेस भी कर रही है और लॉ उनका किस हद तक मदद कर पा रहा है जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पा रही है। ठीक है, तो ये सारा एक पूरा जो ट्रायंगल है विमेन का और उनका इकोनॉमी में रोल और क्या क्या लॉज हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या कहां पर ऐसे लॉज की कमी है जिसकी वजह से उनकी प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारा एक पूरा ट्रायंगल है जो इस रिपोर्ट में कवर किया गया है। तो ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि सर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने के लिए या बिजनेस फील्ड में आगे आने के लिए वुमेन को अभी भी लॉज बेटर चाहिए ताकि जो चीजें हैं उनके फेवरेबल हो सके। तो उसी के रिगार्डिंग ये आपका रिपोर्ट बनाई गई है। जैसे आप देख सकते हो इसमें क्या क्या चीजें कवर है कि भाई सेफ्टी कितनी है उनकी, मोबिलिटी वर्क प्लेस उनके लिए कैसा है, पे सबसे ज्यादा मसला होता है क्योंकि अभी भी पूरी दुनिया में एक पे गैप देखा जाता है, जेंडर पे गैप देखा जाता है। इसकी एक रिपोर्ट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज भी करता है जिसमें वो बताता है सेम वर्क के लिए जो महिलाएं हैं उनको कम सैलरी मिलती है कंपेयर टू अ मेल पर्सन। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस है जो एक्सेस करने की जरूरत है ताकि जो मेल एंड फीमेल के बीच जो जेंडर गैप है इकोनॉमिकली उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपका रिपोर्ट बताती है। अब रिपोर्ट के बारे में आपसे नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो सीधा यही पूछेगा, ये रिपोर्ट का नाम दे देगा और पूछेगा इसको पब्लिश किसने किया। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक। दूसरा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछ लेगा तो वो आपको पता होना चाहिए, उसको थोड़ा सा गूगल कर लेना, मिल जाएगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, वर्ल्ड बैंक, IMF, ब्रेटन वुड सिस्टम, पूरी कहानी कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइएगा, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। क्लियर है तो सर आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 90। Recently, ISRO is developing a new spaceport at which of the following places to efficiently launch payloads to polar orbits। पिछले महीने के करंट अफेयर्स में भी मैंने इसको डिस्कस किया था, दोबारा फिर से उठा लिया, न्यूज में आया दोबारा उठा लिया, इसलिए भी उठा लिया, इंपॉर्टेंट है ना, इस बहाने थोड़ा सा आपका इसको लेकर रिवीजन भी हो जाएगा। तो अभी नया स्पेस पोर्ट बन रहा है। स्पेस पोर्ट मतलब वो जगह, स्पेस पोर्ट मतलब वो जगह जहां से आपका रॉकेट लॉन्च होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा चंद्रयान वगैरह लॉन्च हुए ये सारा, तो स्पेस पोर्ट वो जगह है जहां से आपका रॉकेट लॉन्च होता है। तो अभी हमारे पास एक स्पेस पोर्ट है, एक और स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है, तो वो किस जगह पर बनाया जा रहा है ये क्वेश्चन है। पिछले महीने के करंट अफेयर्स में आप जाओगे सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है सर मैंने, क्यों बनाया जा रहा है और वही जगह क्यों चुनी गई है। ठीक है, वो सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं कि वो बनाया कहाँ जा रहा है। तो जो नया आपको स्पेस पोर्ट देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है सर तमिलनाडु में, कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु। ठीक है, अभी तक जो स्पेस पोर्ट था सर वो था आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अभी तक जो स्पेस पोर्ट था दैट वाज इन श्रीकोटा आंध्र प्रदेश। अब ये दूसरा स्पेस पोर्ट बन रहा है इन तमिलनाडु, कुलशेखरपट्टनम। ठीक है, कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में ये दूसरा स्पेस पोर्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल राइट, चलिए, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 90। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं सर। 91 बताइएगा। रिसेंटली फर्स्ट एवर वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप द लिस्ट? क्वेश्चन नंबर 91 बताइए करेक्ट आंसर।
बताइए। फर्स्ट एवर वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स हैज बीन रिलीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप द लिस्ट। साइबर क्राइम कहाँ सबसे ज्यादा हो रहे हैं सर? करेक्ट आंसर इज रशिया। ठीक है, इसके हिसाब से जो टॉप क्या है वो क्या है, रशिया ने। तो इसमें इट आइडेंटिफाइज द ग्लोब्स मेजर साइबर क्राइम हॉटस्पॉट by ranking the most significant sources of cybercrime at a national level. ठीक है, it has been developed as a joint partnership between the University of Oxford and UNSW Canberra. इसमें ये बता रहा है कि सर जो थ्रेट है साइबर क्राइम का वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह थोड़ा थोड़ा है, कुछ ही ऐसे कंट्रीज है जो हब है साइबर क्राइम के, हर जगह नहीं हो रहा है। A relatively small number of countries house the greatest cyber criminal threat. Obviously बात है जहां पर साइबर यूज ज्यादा होगा, डिजिटल यूज ज्यादा होगा तो साइबर क्राइम भी वहीं ज्यादा बढ़ेंगे। तो दुनिया भर में तो सर आपका डिजिटल यूज है नहीं, है ना, इतना मतलब जितना हर एक कंट्री में बराबर तो नहीं है डिजिटल यूज, तो उसी के अकॉर्डिंगली साइबर क्राइम भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सबसे ज्यादा रशिया, फिर उसके बाद आप देखोगे यूक्रेन है, चाइना है, यूएसए है, नाइजीरिया है और आपका रोमानिया है। और सर्टेन काइंड ऑफ जो साइबर क्राइम है वो पार्टिकुलर कंट्री से एसोसिएटेड है, यानी ऐसा नहीं कि हर कंट्री में एक ही तरह का क्राइम चल रहा हो। हर एक कंट्री में अपना एक एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्राइम ऐसा देखा गया है। जैसे यूएस में किस तरह की सिचुएशन ज्यादा आती है, डेटा चोरी की ज्यादा आती है, ठीक है। और आपका चाइना में किससे रिलेटेड आती है, टेक्निकल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से रिलेटेड जो चोरियां होती हैं वो आपका चाइना में देखने को मिलती हैं। तो इतना बस एक मेन चीज बस इसमें ये ध्यान रखना कि इसको टॉप किसने किया है सर, आपका रशिया ने टॉप किया है। ठीक है सर, चलिए, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 91। तो आज यहीं तक रखते हैं सर, इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, कलीग्स के साथ इसको शेयर करते हैं सर। ठीक है, फिर कल की क्लास में हम अप्रैल का कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट वीक से फिर अपना मई का करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।